हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने फेडरलिज्म के ओवरव्यू के बारे में थोड़ा डिस्कस किया। आज इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फेडरलिज्म मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, व्हाट इज फेडरलिज्म। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या है? तो फेडरलिज्म एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है जिसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो पावर को डिवाइड करती है। किसके बीच में? जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं कंट्री की, उनके बीच में। तो फेडरलिज्म इज ए सिस्टम इन विच गवर्नमेंट divided the power, not government but constitution। आप ये लिखो यहाँ, constitution, in which constitution divides the power between different unit ऑफ गवर्नमेंट, या फिर आप इसमें लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। मतलब जैसे आप ये मानो, यहाँ ऑर्गन जो है, यूनिट्स जो हैं इसकी गवर्नमेंट की, वो आप क्या मान सकते हैं? या तो यहाँ मानो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट। तो ये जो आपस में है, फेडरलिज्म में कंसेप्ट ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये जो स्टेट है वो इसका सब ऑर्डिनेट नहीं होता है। इसके अलग पावर है, इसके अलग पावर है, और ये दोनों अपने पावर कहाँ से ड्रॉ करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। ये फेडरलिज्म है। यानी रिटर्न एक प्रक्रिया, एक सिस्टम होगा जिसमें सभी ऑर्गन्स अपने अपने पावर विड्रॉ करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये सेंटर जो है उसके अधीन स्टेट हो, ऐसा फेडरलिज्म में नहीं होता। जनरली होता क्या है कि जितने भी फेडरल सिस्टम है वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनमें होता क्या है कि दो ऑर्गन्स होते हैं, सेंटर और स्टेट्स। सेंटर का काम जहां नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करना है, वहीं स्टेट क्या करेगा? अपने डोमेस्टिक या रीजनल जो इश्यू होंगे उनको एड्रेस करेगा, या उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे उन पे कानून बनाएंगे। और सेंटर जो होता है वो नेशनल लेवल पर या नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए कानून बनाते हैं। ये चीजें हमने पिछली वीडियो में भी सीखी थी। सभी अपने डोमेन में क्या होते हैं? सोवरेन है। ये अपने एरिया में स्वतंत्र है, ये अपने एरिया में स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। अब गवर्नमेंट का एक दूसरा सिस्टम होता है यूनिटरी। दूसरा होता है यूनिटरी। फेडरेशन हो गया वर्सेस फेडरेशन। इनमें मेन जो डिफरेंस है वो क्या है कि जैसा कि नाम से लग रहा है यूनिटरी में वन गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम होगा, एक ही गवर्नमेंट होगी। और फेडरलिज्म में हमने क्या सीखा? दो गवर्नमेंट होंगी। यूनिटरी में यदि गवर्नमेंट के एक से ज्यादा यूनिट होंगी तो वो सब यूनिट होंगी। कैसी होंगी? सब यूनिट। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि कोई व्यक्ति एक जगह से बैठकर बहुत बड़े देश को गवर्न कर ले। तो उसके लिए उसको क्या करता है? वो सब यूनिट में बांट देता है। तो यहां सब यूनिट में ये फर्क हो जाता है कि ये जो सब यूनिट है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसकी क्या होंगी? सब ऑर्डिनेट होगी। ये जब चाहे इनको अबोलिश कर सकते हैं, जब चाहे इनके पावर विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं होगा कि सब यूनिट्स इंडिपेंडेंट है। ओवरऑल हम डिस्कस करें या बोलें तो सब यूनिट्स इसके ऊपर
डिपेंडेंट होती हैं। यही बेसिक इनमें अंतर है। इस प्रकार के सिस्टम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रोविंशियल या रीजनल जो एरिया है वहां के लिए कानून बना सकती है, लेकिन फेडरलिज्म में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के सब्जेक्ट पर कानून नहीं बना सकती। यहाँ दोनों अलग अलग अपने एरिया में इंडिपेंडेंट है और यहाँ एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। फेडरलिज्म में सेंट्रल से रिलेटेड इश्यू पर सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक के लिए रेस्पॉन्सिबल है और स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट से रिलेटेड इश्यू पर लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है या आंसरेबल होती है। यानी सेंटर से रिलेटेड कोई इश्यू है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई गलत कानून बनाती है तो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेंगे, न कि स्टेट गवर्नमेंट से। वहीं स्टेट रिलेटेड सब्जेक्ट पर यदि स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे कि उनके इंटरेस्ट जो है वो प्रभावित होते हैं लोगों के, तो वो इनसे आंसर पूछेंगे। तो ये दोनों अलग अलग डोमेन में अलग अलग प्रकार से आंसरेबल होती हैं। अब अगला इसमें है फीचर्स। फीचर्स हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक एक लाइन और हम यहां जोड़ेंगे। सबसे पहला फीचर्स, यहां 2 और मोर लेवल, हालांकि हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया तो मैं एक बार उसको लिख देता हूं, फिर हम डिटेल में उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये 7 फीचर हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, इनमें मैं कुछ ऐड करने जा रहा हूं। फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं उनमें सबसे पहला पॉइंट है 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरल जो सिस्टम होगा वहां गवर्नमेंट के 2 या 2 से अधिक लेवल होंगे। 2 होना कंपलसरी है। 2 कौन से? सेंट्रल लेवल, दूसरा स्टेट, ये कंपलसरी है। किसी किसी सिस्टम में या कहीं किसी किसी देश में थर्ड लेयर भी इसमें होता है, जैसे हमारे यहाँ थर्ड लेवल भी है। कौन सा? पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये इसका बेसिक फीचर हो गया, ये फेडरलिज्म का फीचर हो गया, विशेषता हो गई। दूसरा, ओन ज्यूरिडिक्शन, जो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल होंगे उनका अपना क्षेत्राधिकार होगा, उनका अपना अपना ज्यूरिडिक्शन होगा। मतलब ये अपने डोमेन में सोवेरन है, ये अपने एरिया में अपने जो ज्यूरिडिक्शन में सोवेरन होंगे। तीसरा है स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको मैं पहले भी बता चुका कि इसके बारे में रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होगा और ये दोनों ही अपने पावर कहां से ड्रॉ करती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। चेंजेस, संविधान में या शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार का चेंज यदि करना है इंपॉर्टेंट, तो इन दोनों की सहमति जरूरी है, असेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यूनिलेटरली कोई भी संविधान में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकता। जुडिशरी, जुडिशरी का फॉर्मेशन कैसा होगा? इंडिपेंडेंट। यहाँ इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी का सिस्टम है। जुडिशरी के बारे में आपको प्रीवियस क्लास में भी अच्छे से एक पूरा चैप्टर ही है जुडिशरी का, यहां मैं एक बार फिर से कुछ ऐड कर देता हूं। सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट। देखो मैंने एक चीज यहां यूज की है, उसके नीचे, इसका मतलब ये इंटीग्रेटेड है। यदि कोई ऑर्डर यहां से पास किया जाता है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट इसके आदेश को बदलने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसी प्रकार हाई कोर्ट के किसी भी प्रकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है। तो यहां फेडरल सिस्टम नहीं है, इसमें कोर्ट की आप जुडिशरी की बात करें, ये कैसी है? इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है। इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये हमारी यहाँ की सिस्टम है। ये पिछली क्लास में आप सीख चुके थे। तो फेडरल सिस्टम में इसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कल को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में इंटरफेयर करे, तो इसको चेक कौन करेगा? जुडिशरी। और इसके लिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी तो फिर वो इसके इंटरेस्ट को बिल्कुल भी सर्व नहीं कर पाएगी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यदि आप किसी को सिद्धांत में ये बोलते हैं कि ठीक है आप अपने एरिया में अपने डोमेन में आप
सोवेरेन है, पावरफुल है, आप अपने एरिया में पावरफुल है, लेकिन इसके साथ उनको फाइनेंशियल पावर भी देना होगा। यदि आप इनको फाइनेंशियल पावर नहीं देंगे तो कोई भी प्रकार की पॉलिसी, कोई भी स्कीम यदि इनको लागू करना होगा तो उसके लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, तो उनको तो इनके मुंह की तरफ देखना पड़ेगा, तो फिर फेडरलिज्म रहा कहाँ। इसी कारण इनको अपने अपने डोमेन में कुछ कुछ एरिया में टैक्स कलेक्शन की ऑटोनॉमी होती है। जैसे कुछ एरिया में स्टेट रेस्पॉन्सिबल है टैक्स कलेक्शन करने के लिए और कुछ एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट। ड्यूल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? ड्यूल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि एक तो फेडरल सिस्टम में, हमारा जो फेडरल सिस्टम है या कोई भी कंट्री का फेडरल सिस्टम, उसको दो काम करने होते हैं, दो रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। एक तो उस देश की इंटीग्रिटी और उस देश की यूनिटी, उस देश की यूनिटी को मेंटेन रखना, साथ ही जो रीजनल आपकी वो होगी डाइवर्सिटी, उसको मेंटेन करना। तो दो काम हुए कि नहीं, ये डुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो गई। तो अब आपको फीचर्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे। इसके बाद में है अगला रूट्स ऑफ फेडरलिज्म। मैंने आपको दो रूट्स बताए थे, पहला कमिंग टुगेदर, दूसरा मैंने बताया था होल्डिंग टुगेदर। पढ़ क्या रहे हैं? रूट्स ऑफ फेडरलिज्म। यहां मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि पिछले वीडियो में ये सब चीजें मैं लिख चुका। तो अलग अलग कंट्रियों में फेडरलिज्म का जो मॉडल है वो वेरी करता है। किसी कंट्री में ये होगा, किसी कंट्री में ये होगा। हम यहाँ एग्जाम्पल की मदद से दो कंट्रियों को मैं कंपेयर करके आपको बताऊंगा। तो कमिंग टुगेदर में क्या होता है? कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट जो इंडिपेंडेंट होंगे, वो आपस में अलाइन होकर, एक साथ जुटकर और एक फेडरलिज्म का निर्माण करेंगे, एक फेडरल गवर्नमेंट का निर्माण करेंगे। तो ये होगा कमिंग। वहीं आप होल्डिंग में आएंगे। होल्डिंग में क्या होगा कि जैसे मान लो ये कोई स्टेट, पूरा कंट्री है, इस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अलग अलग पार्टों में बांट देता है। एक यूनिटी थी, उसको उसमें बांट दिया। तो यहां में और यहां में फर्क क्या हुआ? आप एक चीज बताइए, ये ज्यादा पावरफुल होंगे कि ये ज्यादा पावरफुल होंगे? ये ज्यादा पावरफुल होंगे। अब हम यहां कंपेयर करें तो इस तरह के एग्जांपल में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहीं हमारा इंडिया, इंडिया को बोला जाता है यूनियन ऑफ स्टेट। देखो कितना फर्क है, शब्दों का खेल है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी स्टेटों के यूनाइट होने के बाद में अमेरिका का निर्माण हुआ है। यहां यूनियन ऑफ स्टेट, स्टेट्स हैं, यूनियन है, यूनियन के सारे क्या है? स्टेट्स हैं। शब्दों का ही अंतर है इसमें। तो यहां आपको फर्क नजर आ गया होगा। तो ये वेरिएशन है कि इसमें ज्यादा पावरफुल होंगे, क्या कंसेप्ट है, ये चीजें आपको यहाँ समझनी थी, सीखनी थी। इस प्रकार के मॉडल में सारे स्टेट्स इक्वल होते हैं। सेंटर इनसे ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता क्योंकि सेंटर को पावर स्टेट से मिलती है। इस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट कंपेयर करें स्टेट गवर्नमेंट से तो ज्यादा पावरफुल होती है। इस तरह के और एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहें तो इस तरह के और एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड स्विस में हो गया, इसके अलावा और आपका ऑस्ट्रेलिया, और इस तरह का आपका इंडिया, स्पेन, और स्पेन के अलावा और आपका कहाँ है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था बेल्जियम। बेल्जियम का मॉडल तो हमने पिछले उसमें भी एथनिक कंपोजिशन भी सीखा था। वहां का तो ढाई अलग था। यूनियन गवर्नमेंट थी, यूनियन गवर्नमेंट ने फेडरल कंसेप्ट अपनाया। पहले एक ही गवर्नमेंट थी, उसके सब ऑर्डिनेशन में कई दूसरी रीजनल गवर्नमेंट भी थी, और वहां तो थर्ड लेयर भी हमने पढ़ा था, थर्ड लेयर ऑफ द गवर्नमेंट भी हमने पढ़ा था। इस प्रकार के मॉडल में और इस प्रकार के मॉडल में एक अंतर ये होता है कि यहाँ कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाता है। जैसे एग्जांपल JNK, जम्मू एंड कश्मीर, अगस्त
2090 तक यहाँ इसको स्पेशल दर्जा दिया गया था आर्टिकल 370 के तहत। इसमें इसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन था और भी कई प्रिविलेज थे, जैसे कोई बाहर से जाकर यहाँ रह नहीं सकता था, यहाँ की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, यहाँ जाकर एम्प्लॉयमेंट में अपना भागीदारी नहीं कर सकता था। तो ये सारी स्पेशल प्रोविजन है। जम्मू कश्मीर के अलावा और भी कई स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जैसे आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी रीजन जितना भी है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के जितने प्रदेश हैं, उन सबको क्या है, ज्योग्राफिकल टेरेन के आधार पर उनको स्पेशल नीडी जो स्टेट्स होते हैं उनको ये स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाता है। तो ये एक इनमें बेसिक अंतर हुआ। तो यहाँ इक्विलिटी है, यहाँ अनइक्विलिटी है। यहाँ जरूरत के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट और भी क्या प्रोवाइड करती है, उनको हेल्प प्रोवाइड करती है। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, यहाँ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे या नेगेटिव, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो गया। फिर मैंने आपको बताया था इसमें फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, हम इंडिया के कंसेप्ट में देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। ये तो हमने ओवरऑल देखा। इंडिया के फीचर्स में मैंने आपको बताया था सबसे पहले 3 लिस्ट, वो मैंने डिटेल में आपको समझाई थी, उसको यहाँ एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मैंने स्पेशल स्टेटस के बारे में आपको फिर वही चीजें, जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा फिर वहां भी आएगा। इसके अलावा स्मॉलर यूनिट्स, जैसे छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, जैसे चंडीगढ़, दमन दीव। देखो हमारे यहाँ कंसेप्ट क्या है, सेंटर है, उसके बाद स्टेट्स हैं, फिर स्टेट्स के अलावा यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज। सबके नाम आप लिखेंगे, याद करना इनको, यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज में आपको एक बार बता देता हूं, दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 9 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट तो आप सभी को पता है, सबको लोकेट करना मैप पर। तो ये जो यूटीज हैं ये किस कंडीशन में हुई, देखो यूटीज को बनाने का कंसेप्ट ये था कि जैसे मानो 2 स्टेट्स हैं, स्टेट के बीच में कोई ऐसा इंडिपेंडेंट रीजन हो गया जिसको ना तो स्टेट बनाया जा सकता है और ना ही किसी दूसरे स्टेट में मिलाया जा सकता है, तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है यूटी। नहीं मिलाने का कारण ये हुआ कि जैसे मानो इसके पास में ये दूसरा स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, ये बोलेगा कि इसमें हमें मिला दो, हमारे अंदर मिला दो, ये रीजन बोलेगा कि इसको हमें मिला दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी कि इसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर देगी कि ठीक है भैया, हम इसमें भी नहीं मिलाते, इसमें भी नहीं मिलाते। तो इस वजह से अधिकतर यूटीज का निर्माण हुआ है। चलो इसके अलावा फिर हम आते हैं बाइलेटरल डिसीजन, वही सारा ये वाला बाइलेटरल डिसीजन, मतलब चेंजेज अकेले चेंज नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सारे फीचर्स क्या है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको आप पिछले वीडियो से देख के डिटेल में इसके नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। लिस्ट मैंने आपको पूरी बताई, रेजिड्यूरी पावर मैंने आपको बताया। तो अब इसमें कुछ 2 टॉपिक और मैं आपको बता देता हूं। एक तो बताऊंगा पावर शेयरिंग का, पावर शेयरिंग में क्या होता है, ये फेडरलिज्म के कंसेप्ट पे आधारित है पावर शेयरिंग। इसको जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने रूल किया था, उसने एक निर्णय दिया था कि पावर शेयरिंग जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर, अभी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें, इस बेसिक स्ट्रक्चर में पार्लियामेंट किसी प्रकार का कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। मतलब स्टेट और सेंटर के बीच में जो पावर्स हैं उनमें बदलाव सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर या यूनिटरी या बाइलेटरली दोनों मिलकर भी उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट होता है। वैसे यदि संविधान में किसी प्रकार का चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है, तो उसका कंसेप्ट क्या होता है, 2 तरह के कंसेप्ट होते हैं। एक होता है सिंपल मेजोरिटी,
एक होता है स्पेशल मेजोरिटी। मैं दोनों आपको क्लियर कर देता हूं, वैसे पिछले क्लास में भी आपको क्लियर किया था। इस सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी में जैसे मानो पार्लियामेंट का कोई सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट के सेशन में मोर देन 50% लोग, जैसे मानो हमारे यहाँ पार्लियामेंट किसको मिलाकर बनती है, आपको पता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। इनमें से जो सेशन में उपस्थित हैं, जो लोग सेशन में, पार्लियामेंट के सेशन में उपस्थित हैं, उनमें से 50% लोग यदि किसी रेजुलेशन को या किसी बिल को पास कर देते हैं तो वो बोला जाता है सिंपल मेजोरिटी। तो कुछ ला कानून जो है वो हमारे बनते हैं सिंपल मेजोरिटी से, और कुछ होते हैं स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में दो प्रकार की होती है, एक होती है स्पेशल, एक होती है एब्सोल्यूट स्पेशल मेजोरिटी। तो मैं स्पेशल बता देता हूं। स्पेशल मेजोरिटी में क्या कंसेप्ट होता है कि टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में टोटल मेंबर कितने होते हैं, 552 प्लस 250, ये मैंने आपको बता रखा है। तो इनका 50% होना चाहिए कम से कम, इन सबको मिलाकर जो आधा होगा वो होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो करंट सेशन में मेंबर्स भाग ले रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका 2/3, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए यहां, तब होती है स्पेशल मेजोरिटी। एक होती है एब्सोल्यूट स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी में यदि आप 2/3 स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा भी इसको अप्रूवल देना है, कोई भी कानून जो बनेगा, तब मिलकर बनती है एब्सोल्यूट स्पेशल मेजोरिटी। तो 3 प्रकार की मेजोरिटी मैंने आपको बताई। इसके अलावा आपका जुडिशरी का मैंने बता दिया, इंडिपेंडेंट कैसे स्ट्रक्चर है। तो ये चीजें आज के वीडियो में बस इतना ही करेंगे, बाकी अगले वीडियो में इससे आगे की चीजें हम देखेंगे। तो इसको अच्छे से करिएगा और 28 स्टेट्स को लोकेट करना, और पिछले वीडियो से इसको कोरिलेट करके इसके नोट्स अच्छे से लिखना। थैंक यू वेरी मच।